बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। 12 कैसे हैं आप? सितंबर है आज, बिल्कुल ठीक। 12 सितंबर है जी, बिल्कुल। और 12 सितंबर की जो सिग्निफिकेंस है आज हम उसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ है दोहा में, जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात हैं, ये बड़ा ही खुश आइंद है और बड़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताती चलूँ कि 10 मार्च से ये शुरू होने थे, लेकिन कुछ रिहाई के मामलात पे दोनों फरीकैन की जानिब से ये जो है खटाई में पड़ गए और तातुल का शिकार हुआ। बहरहाल अब शुरू हो गया और आखिरी जो 6 तालिबान कैदी हैं उनकी भी जुमेरात को रिहाई हुई, जिसके ठीक 2 दिन के बाद, और तारीख बनती है जी 12 सितंबर। सो इम्तियाज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11 सितंबर कल गुजरा है और जाहिर है हमें याद है कि 20 साल तकरीबन हो गए 9/11 के वाक़े को, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ही एक वो मंजरनामा जो है वो तब्दील हुआ था। सो 12 सितंबर की सिग्निफिकेंस और ये जो टाइमिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आगाज के वो लिए मुज़ाकरात के? लगता ही है कि तालिबान ने जानबूझ के 12 सितंबर की तारीख रखी थी। अच्छा। इसलिए कि 11 सितंबर को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हमले हुए थे, दहशतगर्दी हुई थी जी। से 20 साल पहले। कौन भूल तो सकता है? ऐसे लगता है कि तारीख का एक चक्कर है जो 20 साल में मुकम्मल हुआ है। अब इत्तेफाक है कि जब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पे ये हमले हुए, जिसके नतीजे में 32-33 लोग मर गए थे, उसके बाद वाशिंगटन में जो मूड था वो ये था कि अब सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती है। इसकी एक बड़ी स्टोरी भी है जो आपकी अपनी स्टोरी वो है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। सो उसमें अक्सर पाकिस्तानियों को उस वक्त ये ख्याल था, जो हमारी क़यादत थी, कि आप जंग ना करें बल्कि इनसे आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो ऐसे लगता है कि जो 20 साल पहले पाकिस्तानियों ने बात की वही पूरी हुई है। और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पेश थे, वो हमेशा ये जी, वो भी पेश थे, क्योंकि दिसंबर 2018 में सदर ट्रंप ने उन्हें ख़त लिखा कि आप हमारी मदद करें, हम इस कज़िये का इख्तिताम चाहते हैं। तो उसके नतीजे में जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं उनके अपॉइंटमेंट, उन्होंने मुज़ाकरात किए, पूरा 1 साल वो लगे रहे और बिल आखिर उसके नतीजे में 29 फरवरी को दोहा में ये मुआहदा हुआ। इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि अब बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ अर्सा पहले तक तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका की दहशतगर्दों की लिस्ट पे थे और ख़ुद अफ़गान हुकूमत भी उनसे मुज़ाकरात से गुरेज़ां थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये टेररिस्ट हैं, इनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। और इस मौके पे फिर आज देखिए कि मुज़ाकरात से पहले मुल्ला बरादर, जो कि अब नंबर 2 हैं तालिबान तहरीक में, 1 घंटे तक उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पॉम्पियो के साथ बातचीत की और उस बातचीत में स्कॉट मिलर, जो कि अमरीकी अफवाज के सरबराह हैं अफ़गानिस्तान में, वो भी मौजूद थे। और अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, उस मौके पे एक तस्वीर भी जारी की गई। पहली मरतबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तालिबान रहनुमा के साथ एक तस्वीर जारी हुई है, बाकायदा ट्विटर पे इस वक्त वो गर्दिश कर रही है। हालांकि ये तस्वीर पहले बननी चाहिए थी 29 फरवरी को, जब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल किए। लेकिन अब खुशकिस्मती थी माइक पॉम्पियो कि उन्हें ये मौका मिल गया। हो सकता है उन्होंने अपने लिए मौका रखा था कि तस्वीर मैं जारी करूँगा इनके साथ। तो अभी देखिए, इसका एक बुनियादी बात ये तय हो गई कि तालिबान को बैनुल-अक़वामी तौर पे एक तहरीक के तौर पे, एक पावर के तौर पे कबूल कर लिया गया है, रिकग्नाइज़ कर लिया गया है। और अच्छी बात है कि उसमें जो मुल्ला बरादर साहब ने तकरीर की, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हम 29 फरवरी के मुआहदे पे कमिटेड हैं, हमारी भरपूर कोशिश होगी, भरपूर खुलूस के साथ हम इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी असल जो बात उन्होंने कहा कि हमारी दूसरे फ़रीक़ैन से दरख्वास्त है कि वो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए खुलूस का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इससे बराह रास्त अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के मफादात जुड़े हुए हैं। और उसमें आज जो तकरीब में फिर जो तकरीर की माइक पॉम्पियो ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने भी इस तवक्को का इजहार किया कि हम
मिल मिला के तालिबान को और उनके जो साथी दूसरे अफ़गान हुकूमत है कि ये कोई ऐसी राह निकालेंगे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कि वहाँ पे अमन आ सके। और अहम बात उन्होंने ये भी की कि अमेरिका या कोई और मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर कोई निज़ाम हुकूमत मुसल्लत नहीं करेगा, वही निज़ाम हुकूमत चलेगा जिस पे ख़ुद अफ़गान शराकतदार इत्तेफाक करेंगे। लेकिन उनका इत्तेफाक करना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, ये 180 डिग्री पे हैं दोनों। जी इस वक्त एक एक्सट्रीम पे हैं, बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ा मसला अभी आएगा जब मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। और इसका मुल्ला बरादर साहब ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पे कहा कि इसके दौरान हो सकता है मुश्किलात भी आएँ, रुकावटें भी आएँ, लेकिन हमें बड़े सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो इस लिहाज से एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी दिन है कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद वो लोग जिनको कहा जा रहा था कि एक टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान को भी कहा जाता था कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन करें, उन सब के साथ लोग हाथ मिलाने पे मजबूर हो गए। और आप देखिए कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में जी, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट के ज़रिए अभी कहा कि एक तारीख़ी बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में पाकिस्तानी क़यादत का किरदार कलीदी था। उन्होंने लिखा है की रोल। तो उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, हमारे वज़ीर ख़ारजा का बाकायदा शुक्रिया अदा किया और साथ में ये भी कहा, जिसका बार बार हम ख़दशा कर रहे हैं, कि अब हमें अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों की तरफ ध्यान देना होगा, उनके ख़िलाफ़ मिल के काम करना होगा ताकि इसमें रुकावट ना आए। अमरीकी और जो नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह ऐसी ख़यालात का इजहार किया है। तो इससे चंद बातें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि हम एक सीक्वेंस में अगर बयान कर दें लोगों को समझाने के लिए, नाजरीन क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, मैं भी चाहूँगी कि आपको इंटरफेयर ना करूँ, सो इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपर एनालिसिस जो है वो जी बिल्कुल क्या इसमें हो सकता है। अभी तो हो सकता है, तो तवक्कुआत जो हैं लोगों को लग रहा है शायद मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो पता नहीं, हाँ वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले चंद बातें इस्टेब्लिश हुई हैं और वो ये कि जो लोग पाकिस्तान की बैन-अक़वामी तन्हाई का रोना रो रहे थे, आज आपने देख लिया कि बरतानिया, अमेरिका, नॉर्वे और दूसरे चीन जैसे ममालिक की तरफ से जो पैगामात आए हैं, उसने उन तमाम के मुंह पे एक लिहाज से एक तमाचा है जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तन्हा है। पाकिस्तान तन्हा इस बैन-अक़वामी तौर पे नहीं है। दूसरा, तालिबान को बैन-अक़वामी कबूलियत मिल गई है। तीसरी बात यह है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में निज़ाम हुकूमत वही चलेगा जो अफ़गान के अवाम चाहते हैं। इस तरह अगर आप देखें, चौथा नुक्ता ये है कि दोहा में जो कुछ भी हुआ है आज तक, वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था। शायद इसी बात का इदराक करते हुए सदर ट्रंप ने दिसंबर 2018 में एक चिट्ठी लिखी वज़ीर आज़म साहब को कि आप इसमें हमारी मदद करें। पाकिस्तान का जो किरदार था वो उसने अदा कर दिया। अब तमाम तर दारोमदार अफ़गान शराकतदारों पे है कि वो किस तरह ज़मीनी हक़ाइक़ और बैन-अक़वामी सियासत के जो तकाज़े हैं उनको सामने रखते हुए अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक ऐसा नक्शा तैयार करें, एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जिस पे चलते हुए सब कंफर्टेबल हों, जो सबको कबूल भी हो और जिसकी मदद से अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और कोई तरक्याती कामों की राह हमवार हो सके। एक और नुक्ता ये भी था जो इस्टेब्लिश हुआ है कि दोहा में अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक की तवक्को यही है कि मुज़ाकरात का जो मंतकी अंजाम है वो एक उबूरी हुकूमत होगा अफ़गानिस्तान में, जिसका शुरू से ही जो अफ़गानी सदर हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया था। तो आपको लगता है कि ये देखिए तो अगर ये नुक्ता उठाए तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए उसमें उबूरी हुकूमत बिल्कुल एंड गोल है, एक ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम अफ़गान मिल बैठें, इत्तेफाक कर लें, तमाम शराकतदार, और फिर अफ़गानिस्तान में आइनी इस्लाहात और हुकूमत का जो नक्शा है, खदोखाल हैं, वो तयन करें और फिर शायद इंतखाबात की तैयारी करें। इसके अलावा तो और कोई एंड गोल नहीं है। और फिर तवक्को ये भी है कि तालिबान शायद अमेरिका को खुश करने के लिए आइंदा चंद दिनों में और कोई बड़ा ऐलान भी कर दे, क्योंकि उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और
लोगों की ख्वाहिश ये है, अमेरिका की भी दूसरे मुल्कों की भी, कि तशद्दुद की जो राह है वो ये छोड़ दें, हमले कम हों ताकि मुज़ाकरात खुश उसलूबी से चलते रहें। अब मेरा ख्याल है बैसित मजमूई अगर हम देखें कि पाकिस्तान इस तमाम किस्से में जिस तरह उभर के आया है, उस पर हमें यौम तशक्कुर के तौर पे 12 सितंबर को मनाना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जो 20 बरसों के दौरान जितना पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब किया, अमेरिका ने ख़राब किया, उसके साथ मिलकर भारत ने, और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक भारत नवाज लॉबी है वो अब भी स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो कुछ जितनी पजीराई अब पाकिस्तान को हुई है, हमारी ख्वाहिश है कि उस पर सब अब मिल बैठ के, खुशी का भी मकाम है, फ़ख्र का भी मकाम है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि तमाम अफ़गान शराकतदार मिल बैठ के इस मौके को ना गंवाएं, मुज़ाकरात करें ताकि हमारे पड़ोस में भी अमन हो, यहाँ भी अमन की वो लहर आए, और उसके नतीजे में जो बॉर्डर खुल जाए मुकम्मल तौर पे, तिजारत का सिलसिला शुरू हो, और सबका इसमें फ़ायदा है। ठीक। अच्छा इम्तियाज़ साहब, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो सदारती इलेक्शंस अमेरिका के वो बिल्कुल करीब हैं, और जंगबंदी जो है वो हतमी एजेंडा था अमेरिका का भी और अफगान हुकूमत का भी। तो ये आपको लगता है कि ये फौरी तौर पे तो मुमकिन नहीं हो पाएगा? इसमें तो शायद बहुत, क्योंकि तालिबान फौरी तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना वो आज तक कर पाए अमेरिका के साथ मुतालबात में भी, मुज़ाकरात में भी। तो ये गोल कैसे अचीव होगा अमेरिका के, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है अमेरिकी इंतखाबात के लिए? देखिए, बातचीत के का मकसद ही वायलेंस में कमी करना है, तशद्दुद के वाक़यात को रोक के और अमन की राह हमवार करना है। इस पे तो कोई दो आरा नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप भी यही चाहते थे, क्योंकि वो इलेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि अमेरिका ने बैरूनी ममालिक में जो ये बेमानी जंगें शुरू कर रखी हैं, इन जंगों का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे बाहर मर रहे हैं, फ़ौजियों का उन्होंने जिक्र किया, और जो बच गए उनको हमने वापस लाना है। और अपना इस एजेंडे पे कायम रहते हुए ही उन्होंने पाकिस्तान की मदद की दरख्वास्त की, और उनकी अब तवक्को ये है कि अगर तो वो आइंदा चंद हफ्तों के दौरान अफ़गानिस्तान और इराक़ से बहैसियत मजमूई कोई कम अज़ कम 7,500 फ़ौजी वापस लाने में कामयाब हो गए, ये मुज़ाकरात अगर चल पड़े, अगरचे ये बड़ा सब्र आज़मा तवील मरहला होगा, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ तो मेरा ख़्याल है सदर ट्रंप को भी उनके इम्कानात भी बढ़ जाएँ, क्योंकि उन्हें फिर याद रखा जाएगा एक ऐसे सदर के तौर पे जो कि जिसने अमन के लिए अमेरिका की बैरूनी ममालिक में जो उसने जो शोरशें शुरू कर रखी थी उनका खात्मा किया। बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान की आपने बात की कि पाकिस्तान को यौम तशक्कुर के तौर पे देखना चाहिए इस दिन को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है, रूस के शहर मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ वज़राए ख़ारजा का, और उसमें इसकी जो मुनफरिद अहमियत है वो ये कि तंजीम के 7 ममालिक ने, सिवाय भारत के बाद में वो भी कुछ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुत्तफ़िक हो गया, CPEC मनसूबों पर मुत्तफ़िका राय जो है या फैसले किए हैं। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये कितना इम्पोर्टेंट फोरम है पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उसको CPEC, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तकिल रुकनियत मिली। उसके नतीजे में चीन और रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुए। ये जो तंजीम थी बुनियादी तौर पे नारकोटिक्स कंट्रोल यानी इंसदाद मनशियात के लिए बनी थी आज से कई साल पहले, और बाद में इसका दायरा कार फिर टेररिज्म पे भी की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ बढ़ाया गया, और हालिया इजलास में तो बल्कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ मुश्तरका जंग का भी बात की है, गुर्बत के खात्मे के लिए। मेरा ख्याल है उनकी गुफ्तगू भी है, मैं चाहूँगी कि हम ज़रा वो पहले सुना दें और फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था कि पॉवर्टी एलिविएशन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाए इस्लामाबाद में, और इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इत्तफाक़ राय से तमाम 8 के 8 जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने इसको एंडोर्स किया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। जितनी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इस बात का अयादा किया कि जो कोविड-19 के लिए हमने अपने ख़िते को बाहमी तावन से महफूज करना है। सब ने यहाँ चीन का शुक्रिया भी अदा किया जो उन्होंने टेक्निकल और मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, और रूस को मुबारकबाद दी
कि रूस ने जो एक पेशरफ्त हासिल की है एक नई वैक्सीन के तैयार करने में, स्पुतनिक 5 जो कि अब न सिर्फ तैयार हो चुकी है, रजिस्टर भी हो चुकी है, तो इससे उम्मीद है कि इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में हमें आसानी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल सेंट्रल होना चाहिए दुनिया और रीजन की जो पीस और स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र था कि जब आप इस रोल को आप सेंट्रल गर्दानते हैं तो फिर इस इदारे की जो रेजोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस हैं, उनकी अहमियत और उनका एहतराम भी हम पर लाजिम है। गुफ्तगू आपने सुनी शाह महमूद कुरैशी साहब की। इम्तियाज़ साहब, एक तो उन्होंने कहा कि तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। कश्मीर और अफगानिस्तान का भी उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया है कि इसमें उन्होंने मामला उठाया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो मजमूई पाकिस्तान के लिए अच्छा एक नेक शगुन था। यानी ये मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई और उससे 2 दिन के बाद दोहा में बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू होने थे, तो पाकिस्तान को अपना केस वहाँ भी प्लीट करने का एक बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी इस तंजीम का रुकन है और इस तंजीम के ज़रिए पाकिस्तान को जो इलाकाई मामलात हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, इसके हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसको मकबूल बनाने में, काबिल कबूल बनाने में बड़ी मदद मिली है और रूस की काफ़ी कुर्बत मिली है पाकिस्तान को। यही वजह है कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 2 मरतबा पाकिस्तान की अफवाज रूस की तलब करदा फ़ौजी मशकों में शिरकत कर चुके हैं। अभी इसी महीने के आखिर में रूस ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ौजियों को दावत दी है कि आप आएँ, हमारे बहुत बड़े पैमाने पे मशकें हो रही हैं। उसमें चीन भी होगा, उसमें ईरान भी है, म्यांमार भी है। तो ये जो कुर्बत है, ये ज़ाहिर है इसमें इसकी सियासी वजूहात हैं और कि हम ख़याल ममालिक हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और इसने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज को, बैनुल-अक़वामी जो इसका किरदार है उसको काफ़ी सहारा दिया है। और इससे बढ़ के इस वजह से भी कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और रूस और ईरान, ये तीनों ममालिक अफ़गान तालिबान के साथ खड़े रहे हैं। बाकी दुनिया जो थी उनकी वो लान तान करती रही, लेकिन इन तीनों ममालिक का, चारों ममालिक का ये इत्तेफाक था कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक लेजिटिमेट, एक जायज़ स्टेक होल्डर हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ी दीवार साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि उनके साथ राब्ते भी रहे। मॉस्को में भी तालिबान को बुलाया गया, बीजिंग में भी तालिबान की मेज़बानी की गई 2-3 मरतबा गुज़श्ता 2 साल के दौरान। तो इससे जो भारत ने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ था पाकिस्तान को तन्हा करने का, वो बहुत हद तक बहुत बड़ी नाकामी हुई। और जैसे वज़ीर ख़ारजा बता रहे थे कि मॉस्को में एक बार फिर उन्होंने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके हवाले से उन्होंने एतराज़ किया कि हमारे एलानिये में ये बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भारत ने खुल के BRI और CPEC पे एतराज़ात किए हुए थे। और बड़ी अच्छी बात है कि बाकी 7 ममालिक ने मिल के यक आवाज़ होकर CPEC और BRI की हिमायत में बात कर डाली। अच्छा, इसमें जो CPEC की आपने बात की है, ये माहिदा जो इसको मज़ीद कितनी वसअत मिल सकती है, क्योंकि दीगर ममालिक भी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं अब, क्योंकि इसमें बात भी हुई है? देखिए, CPEC तो स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिए है, लेकिन ये ज़ाहिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जिसमें जो कि अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। उसके चाहे अफ्रीका है, चाहे जनूब मशरक़ी एशिया है, कुछ उसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी शामिल हैं। तो चीन की बुनियादी का फ़लसफ़ा यही है मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा क़यादत का, कि आप इक़्तिसादी ताल्लुकात उस्तवार करके बाहमी तिजारत के ज़रिए ममालिक को अपना असर नफूज़ बढ़ाएँ। इसका फ़ायदा न सिर्फ चीन को है बल्कि ख़ुद उन ममालिक को भी है। मुझे याद है कि 2014-15 में हम चीन में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। वहाँ पे 2-3 चीनी हुकाम और दानिश्वरों ने ये बात बड़े खुल के कही कि जब तक हमारा हमसाया खुशहाल नहीं होगा, मुस्तहकम और पुरअमन नहीं होगा, हम भी मज़ीद तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये एक बड़ा बुनियादी सा फ़लसफ़ा है जो कि
फ़र्क है, मुख्तलिफ है अमरीकी फ़लसफ़े से। अमरीकी फ़लसफ़ा जो है मार धाड़ का है, वो ज़बरदस्ती धोंधली इंडिविजुअलिटी का एक तरह से धांधली के ज़रिए, धौंस के ज़रिए छोटे मुल्कों से अपनी बातें मनवाते हैं। चीन ने ये काम नहीं, ठीक है उन्होंने कर्ज़े दिए हैं लेकिन वो कर्ज़े सॉफ्ट शराइत पे है, और पाकिस्तान को भी जो कर्ज़े दिए हैं वो कोई मेरा समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी मदद है। और उससे कतई नज़र आपने जो ओरिजिनल सवाल किया कि ये दूसरे मुल्कों तक फैलेगा, वो ये फैला हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये फैलता चला जाएगा क्योंकि इसी के फ़रोग के लिए चीन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कायम किया, ख़ुद सीड मनी उन्होंने दी, बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है, और उसी के ज़रिए वो निशानदही कर रहे हैं मुमकिन मंसूबों की, चाहे वो एशिया में है, चाहे जनूब मशरक़ी एशिया में है, चाहे अफ्रीका में है। और हमने जो इक्तिसादी तरक्की की और अमन की बात की है, क्योंकि अमन और इक्तिसादी तरक्की से ही मुल्क जो हैं वो मजमूई तौर पर तरक्की करते हैं, लेकिन उसमें हम आज 2 दहाइयाँ तकरीबन मुकम्मल हो गई 9/11 के वाक़े को, उस अफसोसनाक वाक़े और उसके बाद जो एक जंग का सा एक सिलसिला जारी रहा इन 20 सालों के दौरान, उसको भूल नहीं सकते, एक इबरत के तौर पर भी और उससे सीखने के हवाले से भी। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अजियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। यह है राइजिंग पाकिस्तान, जो देखा जाता है खैबर कराची था इंग्लिस्तान। इसमें होती है सेहत की बात डॉक्टर नौशीन और ट्रेनर्स काशिफ और तहमीना के साथ। यहाँ होती है सैर कहकशाओं समंदरों से लेकर साइंस, फिजिक्स और शहजादों और परियों के देश की। गुड न्यूज सेगमेंट में सबीन, रेबेका और फातिमा से होती है फील गुड मुलाकात। म्यूजिक, फिल्म, कोर्ट कचहरी और इंटीरियर्स के माहिरीन होते हैं आपके साथ। इसके अलावा रोजाना आपकी मुलाकात होती है एक सरप्राइज गेस्ट से। सो ये है राइजिंग पाकिस्तान के लिए राइजिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, 2001 से लेकर खरबों डॉलर्स जो हैं अमेरिका ने 9/11 के बाद जो जंग एक जारी रही उसमें झोंक दिया, और उसमें इसकी अहमियत जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि, और बहुत अफसोस और दुख के साथ भी ये कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान को हुआ, न सिर्फ माली तौर पे बल्कि इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ। तकरीबन 80,000 अफराद जो हैं सिविलियन और फौजी जवान पाकिस्तान के इसमें शहीद हुए। और अब बहरहाल देखा यह जा रहा है कि बिल आखिर तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा और ये तय हुआ कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इम्तियाज़ साहब, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस दिन को हम बार बार एक इबरत के तौर पे याद करें, और उसके बाद जो एक तसलसल रहा, तो ये अब जाहिर है इसको 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? आप वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे आज भी याद है जो 9/11 बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रॉमा का सबब भी बना था ज़हनी तौर पे। और मैं काबुल से सिर्फ एक दिन पहले यानी 11 सितंबर को वापस आया था, और जब हम यहाँ पहुँचे काबुल से खबर आ गई कि अमेरिका में दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए। अच्छा। तो मुझे अमेरिकी सिर्फ एक दिन के बाद, जी एक दिन के बाद, और खुशकिस्मती थी हम आ चुके थे वरना हमने फंस जाना था वहाँ पे। तो उसमें मेरे एक अमेरिकी सहाफ़ी दोस्त था माइकल, उसने मुझे फ़ोन करके, वो भी इस्लामाबाद ही, चूँकि हम इकट्ठे ही आए थे, तो उसने कहा कि आप ज़रा टीवी ऑन करके देखो क्या हो रहा है। तो जब टीवी मैंने ऑन किया तो उस वक्त वो चल रहे थे, हमले चल रहे थे, वो इमारत नीचे आ रही थी जो ट्विन टावर्स थे, वैसे पता चला कोई फिल्म चल रही है। तो साथ ही
तो इसी शाम में फिर उसने, बल्कि नहीं 12 सितंबर को, आज ही के दिन, चूँकि अब उसमें अमरीकी वजारत दिफा में बहुत शदीद किस्म का सलाह मशवरा चल रहा था, तो इसको भी पता चला, तो शाम में इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं तो अपने फैमिली को दिल्ली वापस भेज रहा हूँ। वो उन दिनों भी दिल्ली में ब्यूरो चीफ था, तो तुमने भी अगर अपनी फैमिली को भिजवाना है तो उनके साथ भिजवा दो, इसलिए कि आइंदा चंद दिनों में इस्लामाबाद अमरीकी बमबारी का मरकज़ हो सकता है। इंतहाई उन्होंने कहा कि अब इस वक्त एक ख़तरनाक शहर की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो था कि पाकिस्तान ताउन करेगा या नहीं करेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अभी गेज कर रहे थे कि इस मामले में क्या करना है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान तालिबान का बराह रास्त सपोर्टर है, लिहाजा सबसे पहले आप पाकिस्तान को सीधा करें, उसके बाद हम अफ़गानिस्तान जाएंगे। तो उसकी वजह से कहा कि इस काम के लिए पहले पाकिस्तान को निशाना बनाना पड़ेगा। इतने उस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल था वाशिंगटन में कि उन्होंने कहा कि पहले आप निशाना बनाएं इस्लामाबाद को, तो उसकी वजह से काफ़ी खौफ पैदा हुआ, खौफ व हिरास की फ़िज़ा पैदा हुई। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप अपनी फैमिली को भेजें, हम इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही दफन होंगे, तो हमें आप हमारी परवाह न करें। सही। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब ये वाक़या पेश आया था, इसमें कितना नुकसान हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 9/11 के बाद अमेरिका की तरफ से शुरू की गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को 19 साल बीत गए। इस जंग में किसकी जीत हुई, किसकी हार, ये अब भी वाज़े नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 2001 से अफगानिस्तान, इराक और शाम में होने वाली जंगों में अमेरिका के $5.9 ट्रिलियन लागत आई है। फरवरी 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में 32,000 अफगान शहरी हलाक हुए, जबकि एक तखमीने के मुताबिक 42,000 अफगान जंगजू मारे गए। अमरीकी फौजियों समेत 3500 गैर मुल्की फौजी हलाक हुए। 2014 से अब तक 45,000 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना। तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी इस जंग की नज़र हुए। पाकिस्तान को इस जंग का शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस जंग को बहुत बड़ी गलती करार दिया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी फैली। पाकिस्तानी मईशत तबाह होकर रह गई। पाकिस्तान का $100 अरब का माली नुकसान हुआ। फ्रंट लाइन किरदार अदा करने पर शुमाली सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हुआ। इस जंग की वजह से 60 लाख कबायली बेघर हुए। इस जंग की वजह से नुकसानात पे आपने रिपोर्ट देखी। इम्तियाज़ साहब, मैं देख रही हूँ कि आपके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और आप भी इस पे मजीद कुछ बात करना नहीं, वो रिपोर्ट में भी अच्छे वही आदाद शुमार थे, और इससे ज़ाहिर यही होता है कि पाकिस्तान को भी किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा। जो अमरीकी गुस्सा था उस वक्त, तालिबान अलकायदा के हवाले से वो गुस्सा पहले वो पाकिस्तान पे उतार रहे थे, इसलिए हर किस्म की शराइत उन्होंने पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की कोशिश की। और फिर 19 सितंबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कह दिया कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप बताइए हमने क्या करना है, जंग में हिस्सा लेंगे। तो मैं देख रहा था, एक डेविड वाइन हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वॉर, यानी जंगों का अमेरिका। उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं कि 9/11 के बाद इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, शाम और किसी हद तक फ़िलिपाइन में जो जंगें अमेरिका ने शुरू की, उसके नतीजे में 3,70,00,000 के करीब लोग जो है वो बेघर हुए। अच्छा, बेघर हुए। जबकि जानी नुकसान अलग है। जबकि 8 लाख के करीब अफराद बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हैं जो जान से गए मुख्तलिफ इन तीनों मुल्कों में। एक तो आपने देख लिया कि कितने पाकिस्तान के अंदर कितनी तबाही हुई, मईशत को हुई, अफरादी क़ुव्वत, यहाँ भी ये TTP की वजह से कितने लोग बेघर हुए। 80,000 के करीब जाने जाया हुई पाकिस्तान में। तो अब जो डेविड वाइन साहब कह रहे हैं, कुछ मिलती जुलती बातें सदर ट्रंप भी कह रहे हैं। अब देखिए, डेविड वाइन का ये कहना है कि हमें वो जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना होगा जो अमेरिका ने अमेरिका से बाहर खड़ा किया हुआ है। वो बताते हैं कि कोई 800 फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के 80 ममालिक में। अब उसमें आप देख लें, वो जापान भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, ओकिनावा एक बहुत बड़ा जापान में जजीरा है, वहाँ पे इनका बेस है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, बहरीन में, सऊदीया में, अब तो कंधार और उसमें काबुल में भी ना उनके बेस ही हैं।
तो ये बताते हैं कि कोई 800 के करीब फौजी अड्डे हैं, हमें इससे जान छुड़ानी होगी। यही बात सदर ट्रंप भी कह रहे हैं। और ये सवाल करते हैं डेविड वाइन साहब कि अमेरिका को इतने ज़्यादा फौजी अड्डे बाहर रखने की ज़रूरत क्या है, वही पैसे हम घर में क्यों ना लगाएं। यही बात ट्रंप भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में पहली अच्छी बात है जो वो कर रहे हैं। तो यही है कि वो कहते बिल्कुल, तो पहली मर्तबा कोई ऐसा सदर आया है जो वही बातें कर रहा है जो कि हमारे जैसे दानिशवर या इंटेलेक्चुअल्स या जो करते रहे हैं, या उनके अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ये बातें होती रही हैं कि ये जो अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बैरूनी ममालिक में ये शोरशों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये इन्वेजन्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप ने अपने वादे बरकरार रखे तो अगली टर्म में अगर दोबारा मुंतखब हो गए तो वो हो सकता है कि काफ़ी सारे अड्डे बंद भी हो जाएं। अच्छा, चलें, इसमें एक और चीज़, चूँकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कि ये वजह तो नहीं है कि वो इस तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको फ़ायदा ही होगा ज़ाहिर है इसका, या वाकई अमेरिका जो है अब वो इस नतीजे पे पहुंच गया या सीख लिया है सबक? अमेरिका नहीं पहुंचा, सदर ट्रंप और उनके साथ ही पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग जारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने तो खुल के कहा अपने एक इंटरव्यू में कि हमारी पेंटागन यानी वजारत दिफा बड़े जंगों की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ये उन कंपनियों को खुश करना चाहती है जो कंपनियां पेंटागन के लिए यानी हमारी अफवाज के लिए जंगी तैयारे बनाते हैं, बम बनाते हैं और दूसरा दिफाई सामान बनाते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारे फ़ौजियों को वापस आना चाहिए, ये अब हम मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम इस हवाले से किससे बात भी करना चाह रहे थे, जहांगीर खटक साहब से। जी बिल्कुल, जहांगीर खटक साहब इस वक्त हैं हमारे साथ? अभी नहीं है। चलें एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फ़लस्तीन की आज़ादी कभी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, और हम देखते थे कि ये एजेंडा जो है सर फहरिस्त होता था, चाहे अरब लीग हो चाहे OIC हो। लेकिन अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पहले UAE और अब उसके बाद जो बहरीन है उसने भी इसराइल के साथ मुआहिदा कर लिया। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आजाद होने का। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान को मानते हैं। ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों को हकीकत का नहीं पता जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। अब सारी कौम ने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना है। हर दुनिया का फोरम के ऊपर हम जाएंगे। पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। इट्स इनह्यूमन, इट्स वायलेशन ऑफ एवरी humanitarian right of the people of Kashmir. 100,000 have lost their lives. They have lost fear of death. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. People of Kashmir have the right of self-determination. Illegally, they revoked Article 370. United Nations की Security Council के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ 3 दफा. They put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. This is a test for the United Nations. This is the time to take action. India must lift this inhuman curfew. वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चाहे अफ़गान अमल हो, चाहे जो इसराइल और बहरीन के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो हो, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदारती उम्मीदवार भी हैं और इस वक्त सदर भी हैं, इलेक्शंस बिल्कुल सर पे हैं, वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ख़ासतौर पे इस दिन को उन्होंने बड़ा तारीख़ी दिन कहा, ये जो इसराइल और बहरीन के दरमियान जो मुआहिदा हुआ।
कहीं इसका कोई ताल्लुक जो है उनके इलेक्शन से तो नहीं है? इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जहांगीर खटक साहब ने। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब आपके वक्त के लिए। जहांगीर साहब, अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो बड़ी मजबूत समझी जाती है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि सदारती इलेक्शंस जो हैं वो वही उम्मीदवार जीतता है जिसको सपोर्ट होती है। उसकी सपोर्ट के बगैर, यहूदी लॉबी की सपोर्ट के बगैर वो जीता नहीं जा सकता। तो आपको लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, चाहे ये मुआहिदा हो चाहे अफगान अमन अमल हो, कहीं ना कहीं इलेक्शन से कुछ ताने बाने मिलते हैं और इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसमें है इस वजह से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डेफिनेटली अगरचे अमेरिका में तारीखी तौर पर अमेरिकी इंतखाबात का फैसला फॉरेन पॉलिसी पर कम ही हुआ है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी फैक्टर इन जरूर करती है। इस दफ़ा चूँकि इंतखाबात कुछ ज़्यादा गैर मामूली हैं। पहले तो ये कि एक पेंडेमिक के दौर में हो रहे हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर वोटिंग के हवाले से पहले से काफ़ी तनाज़ात खड़े हो गए हैं, और तीसरा ये कि सदर ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है जो बाइडेन के मुकाबले में वो मुसलसल कम जा रही है, काफ़ी नीचे हैं वो। और अगर आज इंतखाबात होते हैं तो अमेरिका में कम बेश जितने भी अवामी जायजा रिपोर्ट्स आई हैं अब तक सामने, उनके मुताबिक शायद जो बाइडेन ये इंतखाबात जीत जाएं। इस तनाजुर में सदर ट्रंप की पूरी कोशिश ये है कि वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई बड़ी खबरें जनरेट कर पाए। अफगान अमन अमल का जिक्र आपने किया, बेशक कि इसका उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए और मेरा ख्याल है वो उसको क्लेम भी करेंगे और जो उनका हक भी है शायद इलेक्शन के दौरान। लेकिन जो ये अरब्स का जो 2 अरब ममालिक यानी यूएई और बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ जो ताल्लुकात को मामूल पर लाने और सिफारती ताल्लुकात कायम करने का जो ऐलान है, ये जाहिर है कि ये मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी खबर है और सदर ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अफगान अमल तो काफ़ी लंबा चौड़ा शायद चलेगा, इतनी जल्दी उसका मुझे नहीं लगता फैसला आएगा। लेकिन ये तो सामने आ चुका है और आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में शायद एक तकरीब भी हो जहाँ पर के बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो लीडरान हैं वो इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ सदर ट्रंप की मौजूदगी में किसी मुआहदे पर दस्तखत भी करें। अच्छा जहांगीर, ये बताएं कि एक मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन जहांगीर, ये बताएं कि अगर 15 सितंबर को हमें बताया गया कि इस मुआहदे पर दस्तखत होने हैं, आमतौर पे कहा जाता है कि यहूदी इंतहाई बाअसर हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो अमेरिका से बाहर हों, और इसकी वजह से उनका अमेरिकी इंतखाबात पे भी खासा असर होता है। तो आप समझते हैं कि इन मुआहदों के ज़रिए यूएई बहरीन के साथ और सऊदी अरब को भी बिलवास्ता तौर पे खुश किया है अमेरिका ने, कि इसके ज़रिए सदर ट्रंप ने यहूदी लॉबी की बराह रास्त सपोर्ट अपने इंतखाब के लिए यकीनी बना ली है? मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें कार फरमाएं। एक तो ये कि देखिए, आपने यहूदी लॉबी का जिक्र किया, उसकी ताकत और इन्फ्लुएंस से तो कोई इनकारी नहीं है और यहाँ पर बेशक के हर इंतखाब में उनका एक बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस मरतबा अरब फैक्टर भी अमरीकी इंतखाबात में बहुत अहम फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि लगता यह है कि जो अरब लॉबी है वो भी अपने आप को वे इन कर रही है एक तरीके से। उसकी वजह यह है कि ईरान की दुश्मनी में जो अरब ममालिक हैं, जिन ममालिक का भी मैंने जिक्र भी किया, इन्होंने जो ताल्लुकात जो बहाल किए इसराइल के साथ, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरब ममालिक की अक्सरियत यहाँ पर अमेरिका में कम अज़ कम ये काफ़ी राय पाई जाती है कि उनकी अक्सरियत चाहती है कि सदर ट्रंप जीतें, क्योंकि सदर ट्रंप ने ही ईरान के साथ जो मुआहदा हुआ था, जौहरी मुआहदा, वो ख़त्म किया था। और अगर जो बाइडेन आते हैं तो वो तो पहले से कह रहे हैं कि मैं उस ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदा है उसको दोबारा बहाल करूँगा। और जाहिर है कि ये वो फैक्टर है जो कि किसी भी सूरत में अरब्स को काबिल कबूल नहीं है। वो पहले भी इसकी मुखालफत कर रहे थे और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इसी वजह से अगर आप इसकी टाइमिंग को देखिए तो तकरीबन इंतखाबात से लेस देन तकरीबन 7 हफ्ते शायद रह गए, 7-8 हफ्तों में इंतखाबात होंगे अमेरिका में। उससे पहले इतना बड़ा ऐलान और फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी तकरीब, और जाहिर है कि जो वो जूइश वोटर और नॉन जूइश वोटर जो कि इवेंजेलिकल वोटर है, क्रिश्चियन वोटर है,
वो सदर ट्रंप के हक में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा एक जूइश लॉबी तो है ही है, मेरा ख्याल है ये जो अरब फैक्टर है ये भी इसमें ये भी एक लॉबी जो है वो लगता है कि सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा इम्तियाज साहब, अरब लीग एक बार फिर नाकाम नजर आती है मुआहिदा रुकवाने में। अरब लीग का तो उन्होंने खैर जो अब उन्होंने भी बात की है या अब जो कहा भी जा रहा है कि शायद उसका अब कुछ एजेंडा है ही मुख्तलिफ, तो आपको लगता है कि OIC भी अरब लीग भी ये सब कॉम्प्रोमाइज अब इसके ऊपर कर चुकी हैं? देखिए लगता है जिसको कहते हैं नविश्ता दीवार है कि रफ्ता रफ्ता अक्सर ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेंगे। अब अजब सी बात है कि 9 सितंबर को अरब लीग का इजलास हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम वज़राए ख़ारजा ने उसमें शिरकत की और उसमें जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा थे अल-मालकी, उन्होंने सब रियासतों से जो 22 रुकन ममालिक हैं उनसे अपील की कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे की मजम्मत करें और उसको रद्द करें। लेकिन इस पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, उस पर सबको बड़ी मायूसी भी हुई। ज़ाहिर है सलाह मशवरा बहुत हुआ, लेकिन और उस दौरान सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया और कहा कि जब तक आपका 2 रियासती मुआहदा नहीं होता, आपको रियासत नहीं मिलती, उस वक्त तक हम आपके साथ हैं। लेकिन आप देखिए कि सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों को अपनी सरजमीन के ऊपर से परवाज़ करने की इजाज़त दी है, क्योंकि उनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जेरेड कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के, तो उसके मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा ये हो गई है और बहुत सारे छोटे ममालिक जो हैं अरब ममालिक, उनके लिए मुश्किल भी खड़ी हो गई है कि अगर UAE के ताल्लुकात हो जाते हैं, बहरीन के ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, तो आसपास फिर उर्दन मजबूर हो जाएगा। शाम तो अभी दूर की बात है, लेकिन बहसीत मजमूई जो मूवमेंट चली हुई है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि कोई पता नहीं कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ जाए कि आप इसराइल के साथ किसी न किसी सूरत में कोई ताल्लुकात कायम कर लें। एक बात अलबत्ता जो उभर के सामने आई है इस तमाम तर मामले में कि 2015-16 में जिस शख्स को लाओबाली, रेसिस्ट, नस्ल परस्त कहा जाता था, यानी ट्रंप, वो एक अमन के एक पैगंबर के तौर पे उभर रहा है। बड़ी अजीब सी बात है। लोग समझते थे कि ये बदतमीज़ है, पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी हर्ज़सराई इसने की थी, लेकिन जब उनकी नई स्ट्रेटजी आई 2017 अगस्त में, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी मवाद दिया गया था, लेकिन 1 साल में ही उन्होंने पैंतरा बदला और पाकिस्तान के हक़ में आ गए। तो अगर देखा जाए और जो इनका ट्रंप साहब का एजेंडा है कि हमने बैरूनी ममालिक से अपने अड्डे कम करने हैं, फ़ौजियों को वापस बुलाना है, तो इनको अगर नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामज़द कर दिया गया तो किसी को हैरानी उस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले बड़ी तब्दीली होगी, इसलिए कि ये पहला सदर है जो कि अमेरिका की शुरू करदा जंगों के खुल्लम खुला उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। किसी भी सदर ने आज तक बात नहीं की, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि हमें तमाम तर तवज्जो बिल्कुल अपने अंदरूनी मसाइल पे देनी चाहिए। और इसको बार बार वो कहते हैं दीज एंडलेस मीनिंगलेस वॉर्स, यानी बेमानी और लामुतनाही जंगें हमें ख़त्म करनी होंगी। और ये दुनिया के अमन के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी चाहेंगे हम वो ट्रंप ही को वोट दे दें, अगर इसकी वजह से ये जंगों का सिलसिला ख़त्म होता है तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपने इमरान खान साहब ये वज़ीर पाकिस्तान की बात की कि शायद प्रेशर आ सकता है इसराइल के हवाले से, तो उस पर तो वाज़े बात जो है मौक़िफ़ दे चुके हैं इमरान खान साहब अभी हालिया दिनों में भी। ईरान का मैं चाहूँगी कि टाइम ख़त्म हो रहा है सिर्फ लास्ट के, ईरान की मुखालफत में अभी भी जो बात की जहांगीर खटक साहब ने भी कि उसकी मुखालफत में, तो ये क्लियर एक डिवाइड नहीं नज़र आ रही आपको मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर? देखिए ईरान अकेला है इस तमाम मामले में ना, तो सिर्फ एक मुल्क की खातिर बाकी जो OIC के 56 ममालिक हैं उनकी दुश्मनी तो मोल नहीं ली जा सकती। ना ही वो बाकी 56 ममालिक की अक्सरियत सिर्फ एक मुल्क की खातिर, चूँकि उसके नज़रियाती इख्तलाफात हैं अमेरिका के साथ, उसकी खातिर बाकी ममालिक अपने ख़ास तौर पर इक़्तिसादी मफादात को दाव पे कभी नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। देखना यह है कि अब UAE और बहरीन के बाद क्या ये प्रेशर दीगर
जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी आता है और कोई मज़ीद इस किस्म के मुआहदे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। मिशेल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।